नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विषय की, जहां पर हमारा टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार। हमने लास्ट क्लास में बात की थी स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 21 की। उसमें हमारे बीच में कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण हमारी क्लास बीच में ही बंद हो गई थी और हमारी बात चल रही थी गोपालनवाद 1950 में। गोपालनवाद में क्या होता है? गोपालनवाद में ये होता है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के स्वैच्छिक कार्यों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन विधायिका के कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकती। और उसमें क्या किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण व्याख्या की और जीवन जीने का अधिकार जो 21 है उसकी भी संकीर्ण व्याख्या की। उसके बाद एक वाद आता है मेनका गांधी वाद 1978। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और अनुच्छेद 21 की विस्तृत या व्यापक व्याख्या की। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इन न्यायालय कार्यपालिका व विधायिका द्वारा स्वैच्छिक कार्यों की समीक्षा कर सकता है। तो इस वाद में इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया और अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की। इसमें उच्चतम न्यायालय ने इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका दोनों के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। इस वाद में मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका क्या कर सकती है या न्यायालय क्या कर सकता है? कार्यपालिका व विधायिका दोनों द्वारा जो स्वेच्छाकारी कार्य किए जाते हैं उनकी समीक्षा कर सकता है। जबकि इससे पहले वाद गोपालन वाद में ये कहा था कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, विधायिका के द्वारा पारित स्वेच्छाकारी कार्यों की भी समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन इसमें कहा कि कार्यपालिका व विधायिका दोनों के स्वेच्छाकारी कार्यों की समीक्षा न्यायालय कर सकता है। अर्थात अर्थात यदि कोई कानून यदि कोई कानून अनुचित यदि कोई कानून अनुचित, अन्यायपूर्ण यदि कोई कानून अनुचित, अन्यायपूर्ण, अतार्किक है तथा वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है तो न्यायालय उसकी समीक्षा
कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा यदि विधायिका या कार्यपालिका द्वारा कोई कानून होता है वह कानून अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, अतार्किक है और वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है तो न्यायालय उसकी क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। चाहे वो विधायिका के द्वारा पारित किया गया हो चाहे वो कार्यपालिका के द्वारा पारित किया गया हो, दोनों के द्वारा पारित कानूनों की वो क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। इसमें इस वाद में या इसमें अनुच्छेद 21 में, इसमें अनुच्छेद 21 की व्याख्या विधि द्वारा स्थापित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया का अर्थ लेते हुए की। और इस वाद में अनुच्छेद 21 की व्याख्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह क्या लिया गया, आपकी बार विधि की सम्यक प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया। विधि की सम्यक प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया। गोपालनवाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल किया गया था और मेनका गांधीवाद में अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की गई वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल करते हुए अनुच्छेद 21 का स्पष्टीकरण दिया। इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया कि जीवित रहना और सांसें लेना ही जीवन नहीं है। पशुवत जीवन जीने को भी जीवन नहीं कहा जा सकता। इस वाद में कहा गया है कि जीवित रहना और सांसें लेना ही जीवन नहीं है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति पशुवत जीवन जी रहा है तो वह भी जीवन नहीं कहा जा सकता। जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण, जीवन का अर्थ जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जो संपूर्ण गुणवत्ता पूर्ण मूल्यवान अर्थवान हो। जीवन का अर्थ बताया कि गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए जो संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण मूल्यवान और अर्थवान होना चाहिए। वो क्या है, जीवन है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या मेनका गांधीवाद में की गई और इसमें अनुच्छेद 21 की जीवन जीने का अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई। इसमें कहा कि कोई व्यक्ति अगर जीवित है और वो सांस ले रहा है वही जीवन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पशुवत जीवन जी रहा है तो वो भी जीवन नहीं कहा जा सकता। जीवन का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए जो स्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण मूल्यवान अर्थवान जीवन हो, वह जीवन है। इसके तहत कई प्रकार की हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। हमें सोने का अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार दिया गया है, हमें हड़ताल जो हमें दोषियों फांसी देर से फांसी दी जाती है उसके खिलाफ अधिकार दिया गया है, हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया है, हमें बाल विवाह के खिलाफ अधिकार दिया गया है। तो बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि जीवन का क्या क्या आधार है, कि आप किसी को भी सोने से भी मना नहीं कर सकते, उसको सुनवाई का अधिकार है, अपनी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को जो
देरी से फांसी दे दी जाती है उसके विरुद्ध भी अधिकार है, उसकी भी अपील करने का अधिकार है। तो ये बहुत सारे इसमें अधिकार बताए गए हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 21 ए में बताया गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। इसमें कहा गया है, इसमें इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, ये बताया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार किन बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये क्या था? पहले अनुच्छेद 45 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व था। अनुच्छेद 45 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व था, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। यह 86वें ये 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। पहले यह अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में शामिल था, जिसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 ए में तहत जोड़ा गया। इसी के तहत आरटी 2009 लागू हुई, जो आरटी शिक्षा का अधिकार 2009 में जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ये पहले क्या था? एक नीति निर्देशक तत्व था, किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत। और ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 इसमें है, अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी व निवारण, निरोध के समय संरक्षण। गिरफ्तारी व निवारण निरोध के समय संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 22 के तहत। इसके तहत अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को क्या दी गई है? 3 अधिकार दिए गए हैं। उसको गिरफ्तार का कारण जानने का अधिकार है, वह वकील से परामर्श ले सकता है, साथ ही उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो पहला अधिकार जो दिया गया है वो क्या दिया गया है?
एक दिया गया है, गिरफ्तार धार व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 के तहत उसको कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति क्या कर सकता है, वकील से परामर्श ले सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति व्यक्ति को अपने गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार। जो गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है उसको कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, वह अपने वकील से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। तीसरा है 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। जो 24 घंटे हैं उसमें आने जाने का समय शामिल नहीं है। आने जाने के समय के अलावा उसको 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, उसके सामने पेश करना चाहिए। तो गिरफ्तार व्यक्ति को क्या दिए गए हैं, अनुच्छेद 22 के तहत 3 अधिकार दिए गए हैं कि उसको गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने वकील से परामर्श ले सकता है और उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, लेकिन उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। इसके अलावा इसमें 2 प्रकार के लोगों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। 2 प्रकार के लोगों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। वो 2 प्रकार के लोग कौन हैं, वो 2 प्रकार के लोग हैं शत्रु देश के नागरिक। शत्रु देश के नागरिक, यदि कोई शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार करने का कारण जानने का, वकील से परामर्श लेने का और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत या पेश करने का अधिकार नहीं है। दूसरा है निवारक, इसको बोलते हैं अपन नजरबंदी, निवारक निरोध के विरुद्ध निवारक निरोध के विरुद्ध निवारक निरोध के विरुद्ध दूसरा है निवारक निरोध के विरुद्ध निषेध किए गए व्यक्ति को, विरुद्ध निषेध किए गए व्यक्ति को, निवारक निरोध के विरुद्ध निषेध किए गए व्यक्ति को। इन 2 व्यक्तियों को क्या नहीं है, शत्रु देश के नागरिकों को और निवारक निरोध के विरुद्ध किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी को हिरासत में लिया जाता है, तो उन दोनों व्यक्तियों को ये क्या है, ये अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने का, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने का और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को, अगर वह शत्रु देश का नागरिक है, यदि निवारक निरोध के विरुद्ध नजरबंद किया गया है तो हम उसको ये अधिकार, हमारा संविधान नहीं देता है। वो जो 3 प्रकार के अधिकार बात की हमने, वो अधिकार इसको नहीं देता है। अब हम बात करते हैं आगे, निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को भी कुछ छूट प्रदान की गई है। निवारक
निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया तो उस व्यक्ति को भी क्या दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। उस अधिकार की हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 महीने तक ही रखा जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा उसको रखना है तो न्यायालय द्वारा जो गठित बोर्ड होता है न्यायाधीशों का, उसके जो सलाहकारी बोर्ड होता है वो बोर्ड इसको आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, उसको ये दिया गया है कि वो कारण जानने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जनहित में उसको कारण जानने के अधिकार से रोका जा सकता है। तीसरा, वह अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से क्या कर सकता है, वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में वकील के माध्यम से क्या कर सकता है, वाद कर सकता है। अपना फैसला रखने के लिए अपने प्रतिनिधि को कहाँ भेज सकता है, न्यायालय में भेज सकता है। ये कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो एक तो ये दिया गया है कि निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जा सकता है, अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है। इससे अधिक इससे अधिक अवधि के लिए इससे अधिक अवधि के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश आवश्यक है। कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के विरुद्ध गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 माह तक ही रखा जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा रखना है तो न्यायालय का जो न्यायाधीशों का बोर्ड होता है उसकी सिफारिश पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसमें है, उसको कारण जानने का अधिकार है। उसको कारण जानने का अधिकार है। हालांकि जनहित में कारण जानने हालांकि जनहित में कारण जानने से वंचित किया जा सकता है। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति निवारक निरोध के विरुद्ध गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है, लेकिन अगर कारण जनहित में उसको कारण जानने से वंचित किया जा सकता है। और तीसरा है इसमें, निरुद्ध व्यक्ति, जिसको निरुद्ध किया गया है, निरुद्ध व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से 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 न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायालय में अपील कर सकता है। निरुद्ध व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में अपील कर सकता है। निरुद्ध व्यक्ति को क्या दिए गए हैं, 3 अधिकार दिए गए हैं। निरुद्ध व्यक्ति को 3 अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है,
यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के विरुद्ध निषेध किया जाता है या शत्रु देश के नागरिक को इनको क्या नहीं है, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो पहला अधिकार दिया गया है, हमने बात की है कि निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को कितने दिन की, अधिकतम कितने दिन की सजा मिल सकती है, 3 महीने की। इससे ज्यादा अगर उसको सजा देनी है तो न्यायालय द्वारा गठित बोर्ड से ही उसकी सिफारिश के बाद उसकी सजा को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है, निवारक निरोध के विरुद्ध जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उसको कारण जानने का अधिकार है। हालांकि जनहित में कारण बताने से मना किया जा सकता है, उसको कारण जानने से वंचित किया जा सकता है। तीसरा है कि जो निरुद्ध व्यक्ति किया गया है वो क्या कर सकता है, वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में अपील कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस सजा को 2 माह के लिए किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई। जो ये 3 महीने की सजा है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 महीना कर दिया गया है, लेकिन यह संशोधन लागू नहीं हो पाया है। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 3 माह की सजा है, जो 3 माह की सजा है, इसकी जगह कितनी कर दी गई थी, 2 माह। कितनी कर दी गई थी, 2 माह। लेकिन ये क्या नहीं हो पाई, लागू नहीं हो पाई। लेकिन ये लागू नहीं हो पाई। तो 3 माह की सजा थी, उसको घटाकर क्या कर दिया गया, 2 माह कर दिया गया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई। कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 3 महीने की सजा दी जाती है, उस 3 महीने की सजा को क्या कर दिया गया, 2 महीने की कर दी गई निवारक निरोध के तहत, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। निवारक निरोध पर संसद और राज्य मंडल दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। निवारक निरोध पर निवारक निरोध पर संसद तथा विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। निवारक निरोध पर संसद को और राज्य विधानमंडलों को दोनों को अधिकार दिया गया है कि वो कानून बना सकते हैं। निम्न मामलों पर संसद कानून बना सकती है। केवल निवारक निरोध के तहत कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर केवल क्या कर सकती है, संसदीय कानून बना सकती है, वो है रक्षा। दूसरा है देश की सुरक्षा, और तीसरा है विदेशी मामले, विदेशी मामले। इन तीनों पर केवल संसदीय निवारक निरोध के तहत क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। रक्षा पर, देश की सुरक्षा पर और विदेशी मामले हैं तो इन पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किसको, संसद को है। आगे बात करें निम्न मामलों पर, निम्न मामलों पर निम्न मामलों पर संसद व विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। वो है, पहला है राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा पर विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकती है। दूसरा हम बात करें लोक व्यवस्था पर संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। तीसरा है इसमें समुदाय के लिए आवश्यक
वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करवाना। सेवाओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति करवाना। इन तीनों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों क्या बना सकते हैं? निवारक निरोध के तहत कानून बना सकते हैं। राज्य की सुरक्षा पर, लोक व्यवस्था पर और समुदाय के लिए जो आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं होती है उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निवारक निरोध के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। और संसद केवल कानून बना सकती है रक्षा पर, देश की सुरक्षा पर और विदेशी मामलों पर केवल संसद को अधिकार है कि वो निवारक निरोध के तहत कानून बना सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर 24। 23 से 24, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम से निषेध। और अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए खतरनाक कारखानों व खादानों में नियोजन से प्रतिषेध या निषेध। तो बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार तथा बलात्सर्म से निषेध। मानव दुर्व्यापार तथा बलात्सर्म से निषेध, ये अनुच्छेद 23 में है। इसमें क्या किया गया है? इसमें मानव दुर्व्यापार के खरीद फरोख्त पर क्या लगाया है? रोक लगाई गई है। इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत, इसके तहत मनुष्यों के दुर्व्यापार, अर्थात उनकी खरीद फरोख्त, खरीद व बिक्री, खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23 के तहत जो मनुष्य का व्यापार होता है, उनकी खरीद बिक्री की जाती है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उस पर रोक लगाई गई है। और इसमें किस पर रोक लगाई गई है? इसमें दास प्रथा, इस अनुच्छेद में दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, दास दासी प्रथा को भी प्रतिबंध, इसमें दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, दास दासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 है वो क्या करता है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से क्या करता है? निषेध करता है। अगर किसी मानव, मनुष्य, महिलाओं और बच्चों का कोई व्यापार करता है, खरीद बिक्री करता है, तो उस पर अनुच्छेद 23 के तहत रोक लगाई गई है। यदि कोई दास प्रथा को बढ़ावा देता है, वेश्यावृत्ति को, दास दासी प्रथा को, इनको बढ़ावा देता है या इनमें लिप्त रहता है, तो उस पर भी क्या लगाया गया है? अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है, उसको निषेध घोषित किया
गया है। यदि कोई इन कृत्यों को करता है तो संसद ने अनैतिक निवारण अधिनियम बनाया था, अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 बनाया था। उसके तहत इनको क्या दी जा सकती है, दंडित किया जा सकता है। यदि कोई इन यदि कोई इन कृत्यों में कार्यशील रहता है तो संसद द्वारा बनाए गए अनैतिक दुर्व्यापार अनैतिक दुर्व्यापार दुर्व्यापार निवारण अधिनियम निवारण अधिनियम 1956 के तहत दंडित किया जा सकता है। तो संसद ने कौन सा नियम बनाया है इसके लिए, कौन सा अधिनियम बनाया है, यदि कोई इन कृत्यों में संलग्न रहता है तो संसद द्वारा इसके लिए, उन कृत्यों को रोकने के लिए अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसके अलावा इसमें इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 में, इस अनुच्छेद में, कौन से में, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार तथा बलात्सरम जैसे हो गई बेगार प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यवहार के साथ साथ बलात्सरम को भी क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। किसको, बलात्सरम को और मानव दुर्व्यापार को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर बलात्सरम आर्थिक परिस्थितियों से दौरान भी किया जाता है तो भी क्या होगा, वो इसके प्रतिबंध लगाया गया है कि आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने की वजह से भी कोई बलात्संग का कार्य करता है, जबरदस्ती कार्य करवाता है या करता है, तो भी वह इसको क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। इस पर क्या लगाता है, वो प्रतिबंध लगाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या करता है, कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि बलात् परिश्रम, हमारी क्या कभी कभी क्या होती है कि परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि किसी बच्चे को काम करना ही पड़ता है। अगर वो काम के लिए लग जाता है तो उस पर भी क्या कर सकता है, वो भी इस पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाया गया है, उस पर भी इस पर रोक लगाई गई है। तो ये ध्यान रखना, अगर आर्थिक परिस्थिति से परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ऐसी आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जिनमें काम करना जरूरी होता है, जबरदस्ती बलात्संग करना जरूरी है, तो भी उसमें क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के। अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के खतरनाक कारखानों व खदानों के नियोजन में प्रतिषेध या निषेध,
प्रतिषेध भी बोल सकते हैं और निषेध भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि अगर 14 वर्ष से कोई उम्र का कोई बालक है, उसको क्या कर दिया जाता है, खतरनाक कारखानों या खदानों में लगाया जाता है। तो वो भी क्या गया है, उनको नहीं लगाया जाता, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता, खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता, खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद बात करें, इसमें कहा गया है कि इसमें एक बाल श्रम निषेध निवारण अधिनियम आया था। क्या आया था? बाल श्रम निवारण अधिनियम। बाल श्रम, बाल श्रम निवारण व विनियम अधिनियम, ये 1986 में बना था। इसमें 1916 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। बाल श्रम निवारण व विनियम अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को व्यावसायिक संस्थानों में नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को व्यवसायिक संस्थानों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, निषेध किया गया है। यदि 14 वर्ष से कम आयु का बालक है और उसको व्यवसायिक संस्था में काम पर लगाया जाता है, व्यवसायिक संस्थानों में काम पर लगाया जाता है, तो उसको क्या लगाया है, उसको काम पर नहीं लगाया जा सकता, अर्थात उसका निषेध किया गया है। अर्थात निषेध किया गया है, अर्थात उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन लेकिन पारिवारिक व्यवसायों में, लेकिन पारिवारिक पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटा सकता है। लेकिन अगर 14 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, वो पारिवारिक घरेलू कार्य उनमें हाथ बटा सकता है, लेकिन दूसरे कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को व्यवसायिक संस्थाओं में काम के लिए नहीं लगाया जा सकता है। अगर लगाया जाता है तो उस पर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। इस संशोधन में 1986 में क्या किया गया, इस संशोधन जो 1986 में बाल श्रम निवारण व नियम अधिनियम 1986 में बना, इसको 2016 में संशोधित किया गया और इसमें किशोरे 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के जो किशोर होते हैं, उनके लिए भी ये बनाया गया है कि उनको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। इस अधिनियम में इस अधिनियम में इस अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया। इसके तहत संशोधित अधिनियम के तहत संशोधित अधिनियम के तहत किशोरों किशोरों अर्थात 14 से 18 वर्ष की आयु को 14 से 18 वर्ष की आयु के मतलब किशोर 18 वर्ष की आयु किशोरों को संशोधित अधिनियम के तहत किशोरों को अर्थात 14 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को या बच्चों को, बालकों को क्या नहीं कह सकता, खतरनाक कारखानों
खतरनाक कारखानों में कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है कि जो बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 था, इसको 2016 में संशोधित किया गया और कहा गया कि 14 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर होते हैं उनको खतरनाक कारखानों व खदानों में के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात उनको खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। यदि इनका क्या किया जाता है? उल्लंघन किया जाता है, उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर सजा, उल्लंघन करने पर सजा है 6 माह से 2 वर्ष की, 6 माह से 2 वर्ष की। साथ ही जुर्माना है, जुर्माना है 20,000 से 50,000 तक, 20,000 से 50,000 तक, 20,000 से 50,000 तक क्या लगाया गया है? जुर्माने की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में। इस अधिनियम में क्या किया गया है? 20,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माने की व्यवस्था की गई है। साथ ही वापस उल्लंघन करने पर, वापस उल्लंघन करने पर सजा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच की सजा हो सकती है। यदि कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, अर्थात 14 वर्ष से कम बालकों को क्या करता है? काम पर लगाता है और 14 से 18 वर्ष की आयु को खतरनाक कामों पर लगाया जा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो उसको 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा हो सकती है और 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वापस से फिर वो इसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है। और एक अनुच्छेद 23 में एक चीज लिखना आप, अनुच्छेद 23 में एक ये भी कहा गया है, अनुच्छेद 23 में ये भी कहा गया है कि राज्य क्या कर सकता है? अनिवार्य सेवाएं जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा में क्या लगा सकता है? काम में लगा सकता है। राज्य क्या कर सकता है? अनुच्छेद 23 में लिख लेना, राज्य क्या कर सकता है? राज्य, राज्य ये कर सकता है कि वो क्या कर सकता है कि उसमें किसी को लगा सकता है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 की बात की थी हमने, इसमें लिख लेना कि राज्य क्या कर सकता है? राज्य अनिवार्य सेवा, अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि के कार्यों में लगा सकता है, या आदि कार्य या लगा सकता है या अधिरोपित कर सकता है, अधिरोपित कर सकता है। इसके लिए, इसके लिए राज्य कोई धन नहीं देगा, इसके लिए राज्य के द्वारा कोई धन नहीं दिया जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं अनुच्छेद 23(2), इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद 23(2), अनुच्छेद 23(2) अपन इसमें लिख सकते हैं कि राज्य अनिवार्य सेवा, राज्य क्या कर सकता है? अनिवार्य सेवा के लिए, जैसे सैन्य सेवा हो गई, सामाजिक सेवा हो गई, वो अपने से काम ले सकता है, वो इसका उल्लंघन नहीं होगा। बाल श्रम वाला, बलात्श्रम का उल्लंघन नहीं होगा, जो हमने अनुच्छेद 23 पढ़ा है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। लेकिन राज्य अनिवार्य जो सेवाएं होती है उसमें हमें काम में लगा सकता है और राज्य के द्वारा हमें कोई धन नहीं दिया जाएगा। ये अनिवार्य सेवाएं, सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा, इनके कार्यों में हमें लगाया जा सकता है, वो या वो कार्य अध्यारोपित कर सकता है, इसके लिए राज्य कोई धन नहीं देगा। तो आज की क्लास में हमने बात की अनुच्छेद 23, 24 और 22 की। सबसे पहले हमने बात की गोपालनवाद की, सबसे पहले हमने किसकी बात की?
गोपालनवाद की जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, और हमने आज बात की मेनका गांधीवाद की। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया और अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की। उसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका दोनों के स्वेच्छाकारी कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। अर्थात यदि कोई कानून अनुचित, अन्यायपूर्ण, अतार्किक है या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। इसमें अनुच्छेद 21 की व्याख्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया का अर्थ लेते हुए कि इसमें कहा गया कि जीवित रहना और सांस लेना ही जीवन नहीं है, बल्कि कोई पशुवत जीवन जीता है तो उसको भी जीवन नहीं कहा सकता। जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन, जो संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण, मूल्यवान, अर्थवान हो। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, अधिकार में जोड़ा गया, मूलतः 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इससे पहले ये अनुच्छेद 45 में क्या था, एक नीति निर्देशक तत्व था। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी व निवारण निरोध के समय संरक्षण। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 अधिकार दिए गए हैं। उसको कारण जानने का अधिकार है, उसको वकील करने का अधिकार है, उसको क्या है, कारण जानने का अधिकार है, उसको वकील करने का अधिकार है, और उसको क्या है, 24 घंटे के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। लेकिन ये अधिकार 2 व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं, किसको, शत्रु देश के नागरिकों को, और निवारक निरोध के विरुद्ध निषेध किए गए व्यक्ति को। निवारक निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसे अधिकतम 3 माह तक निवारक निरोध किया जा सकता है। अगर इससे अधिक उसको करना है तो न्यायालय द्वारा गठित बोर्ड से की सिफारिश लेनी होगी। उसे कारण जानने का अधिकार है, लेकिन जनहित के कारण उसको कारण बताने से मना किया जा सकता है, और वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में अपील कर सकता है। इसको जो सजा थी, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 माह किया गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। निवारक निरोध पर संसद तथा विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। संसद किस पर कानून बना सकती है, संसद रक्षा, देश की सुरक्षा और विदेशी मामलों पर बना सकती है, जबकि संसद और राज्य विधानमंडल राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय पर आधारित जो आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं होती है उनकी आपूर्ति के लिए क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। इसके बाद हमने बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध। इसमें अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मनुष्य के दुर्व्यापार तथा उनकी खरीद बिक्री पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23 में ये ध्यान रखना, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति और दास दासी प्रथा, इस पर भी क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इसमें क्या किया गया है, यदि कोई इन कार्यों में संलग्न रहता है तो संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है, अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956। उसके तहत उनको दंडित किया जाता है। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम को भी क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है, उस पर निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 तो में कहा गया है कि राज्य अनिवार्य सेवाओं, सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा हमारे ऊपर अध्यारोपित कर सकता है, और ये बलात्श्रम का उल्लंघन नहीं होगा। इसमें राज्य के द्वारा कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हमने बात की अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम वर्ष के जो आयु के बालक हैं, 14 साल से छोटे हैं जो बालक होते हैं, उनको खतरनाक कारखानों व खाद्यान्नों में नहीं लगाया जा सकता, इसका निषेध पड़ा। और इसमें हमने पढ़ा बाल श्रम निवारण व विनियम अधिनियम 1986। इसके तहत क्या किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को व्यावसायिक संस्थानों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अपने पारिवारिक जो संस्थान है उसमें हाथ बटा सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें 1986 के अधिनियम में क्या किया गया, 2016 में संशोधन किया गया, और इसमें बताया गया कि जो किशोर होते हैं 14 से लेकर 18 वर्ष तक की किशोर होते हैं, 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के जो बालक होते हैं जिनको हम बोलते हैं किशोर, उनको खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको 6 से लेकर 2 वर्ष की सजा और 20,000 से लेकर 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वो वापस इसी कानून का उल्लंघन करता है तो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है। बाकी बात करेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट क्लास में, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। थैंक यू।